नमस्कार। कभी सोचा है कि बस एक स्विच दबाते ही कमरे में रोशनी कैसे हो जाती है? ये जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी बिजली के पीछे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और वो भी फटाफट। तो आखिर ये है क्या? ये जो अदृश्य शक्ति है, जो हमारी पूरी दुनिया को पावर दे रही है, हमारे फोन से लेकर हमारे शहरों तक को, सब कुछ इसी पर तो चल रहा है। चलिए आज इसी कमाल की एनर्जी के राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और बिजली की कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी मगर सबसे ज़रूरी चीज़ से, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ये समझिए कि बिजली की दुनिया का सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक है, वो पहली चिंगारी जिसके बिना कुछ भी मुमकिन। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? देखिए, ये मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, अंदरूनी गुण। ठीक वैसे ही जैसे चीनी में मिठास होती है या आग में गर्मी। और इसी गुण की वजह से पार्टिकल्स या तो एक दूसरे को खींचते हैं या फिर एक दूसरे से दूर भागते हैं। एक तरह का अदृश्य नृत्य चल रहा होता है। और देखिए नेचर का बैलेंस कितना कमाल का है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, दोनों पर चार्ज की मात्रा, मतलब जो वैल्यू है, वो बिल्कुल बराबर होती है, बिल्कुल सेम। फर्क सिर्फ इतना है कि एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव। और कुदरत का यही परफेक्ट बैलेंस है जो पूरे यूनिवर्स को स्टेबल बनाए रखता है। अब एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब है कि चार्ज आपको किसी भी रैंडम अमाउंट में नहीं मिल सकता। ये हमेशा छोटे छोटे फिक्स्ड पैकेट्स में आता है। और इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका ये केले वाला उदाहरण है। सोचिए, क्या दुकान से आधा केला खरीद सकते हैं? नहीं ना, आपको एक पूरा केला खरीदना पड़ेगा, या 2 या 10। इलेक्ट्रॉन का हिसाब भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, लेकिन कभी भी 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। चार्ज हमेशा पूरे नंबर में ही मिलेगा। इसी पूरी बात को अब हम एक सिंपल से फॉर्मूले में देख सकते हैं, Q = Ne। यहाँ Q है टोटल चार्ज और N है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। और सबसे जरूरी बात, याद है ना केले वाली बात, ये N हमेशा एक पूरा नंबर ही होगा। 1, 2, 10, 1000, कभी भी आधा अधूरा नहीं। तो ठीक है, अभी तक हमने बात की रुके हुए चार्ज की, जो बस अपनी जगह पर थे। लेकिन क्या होगा अगर ये सारे चार्जेस एक साथ एक ही दिशा में चलना शुरू कर दें? बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। यहीं से जन्म होता है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट, इसे समझने के लिए किसी नदी के बारे में सोचिए। नदी में पानी बहता है ना? करंट बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पानी की जगह चार्ज बह रहा है। तो करंट बस ये बताता है कि किसी एक पॉइंट से 1 सेकंड में कितना चार्ज बहकर निकल गया। जाहिर सी बात है, अगर 5 कूलम चार्ज 1 सेकंड में निकल रहा है तो वो 3 कूलम प्रति सेकंड से ज्यादा मजबूत करंट हुआ। और इस बहाव को नापने का भी एक फॉर्मूला है, I = Q/T। मतलब करंट बराबर है चार्ज बटा समय, और इसकी यूनिट है एम्पियर, जिसे हम A से दिखाते हैं। बिजली की दुनिया में करंट को नापने का ये स्टैंडर्ड तरीका है। अब यहाँ एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लेकिन बहुत जरूरी बात आती है। एक छोटा सा ट्विस्ट है कहानी में। देखिए, असलियत में तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन बहते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, लेकिन परंपरा के हिसाब से हम करंट की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही मानते हैं, भले ही असल में इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में दौड़ रहे हों। थोड़ी अजीब बात है, पर यही नियम है। ठीक है, तो चार्ज बहता है और करंट बनता है, ये बात तो समझ आ गई। लेकिन सवाल यह है कि चार्ज अपने आप क्यों बहेगा? उसे कोई धक्का देने वाला भी तो चाहिए, है ना? तो आखिर वो कौन सी ताकत है, वो कौन सा अदृश्य पुश है जो इन चार्जेस को चलने पर मजबूर कर देता है? और इस सवाल का जवाब इस एक लाइन में छिपा है। वोल्टेज धारा की जननी है। मतलब जैसे मां के बिना बच्चा पैदा नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही वोल्टेज के बिना करंट पैदा ही नहीं हो सकता। ये इतना सीधा और गहरा रिश्ता है। अगर वोल्टेज नहीं तो कोई करंट नहीं, जीरो। तो फिर ये वोल्टेज है क्या चीज? असल में वोल्टेज हर एक चार्ज को मिलने वाला वो धक्का है, वो एनर्जी है जो उसे आगे बढ़ाती है। और ये एनर्जी या ये धक्का आता कहां से है? ये आता है किसी सोर्स से, जैसे कि हमारे घर में लगी बैटरी या पावर सॉकेट। तो अब ये पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक है कारण और एक है उसका असर। वोल्टेज है कारण, यानी वो धक्का, और करंट है उसका असर, यानी उस धक्के की वजह से होने वाला बहाव।
सिंपल, वोल्टेज पुश करता है और करंट बहने लगता है। और इस धक्के की ताकत को भी हम नाप सकते हैं। फॉर्मूला है V इक्वल्स टू W अपॉन Q, मतलब वोल्टेज बराबर है वर्क डन बटा चार्ज। इसको आसान भाषा में समझें तो 1 वोल्ट का मतलब है कि हर 1 कूलम चार्ज को धकेलने के लिए 1 जूल एनर्जी खर्च हो रही है। चलिए, अब तक हमने 2 बड़ी चीजें समझ ली हैं। एक है धक्का यानी वोल्टेज और दूसरा है बहाव यानी करंट। अब वक्त है इन दोनों को एक साथ जोड़ने का, एक बहुत ही मशहूर और पावरफुल नियम के जरिए जो लगभग हर सर्किट पर आज करता है, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ का लॉजिक एकदम सीधा और सिंपल है। स्टेप 1, वोल्टेज वो धक्का है। स्टेप 2, करंट उस धक्के से होने वाला बहाव है। तो स्टेप 3 क्या होगा? जाहिर है, धक्का जितना ज्यादा मजबूत होगा, बहाव भी उतना ही तेज होगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना? बस इसी कॉमन सेंस को ओम ने एक नियम बना दिया। और इसी कॉमन सेंस से निकला ये दुनिया का सबसे फेमस फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। V हमें पता है, I भी हमें पता है, लेकिन ये R क्या बला है? यही है हमारी कहानी का तीसरा और आखिरी किरदार, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो चलिए अब मिलते हैं इस पहेली के आखिरी टुकड़े से, रेजिस्टेंस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो चीज है जो करंट के रास्ते में रुकावट डालती है, एक तरह की बाधा। रेजिस्टेंस को ऐसे समझिए जैसे किसी भीड़ भरी गली में चलने की कोशिश कर रहे हो। आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर लोगों से टकराते हैं, आपकी स्पीड कम हो जाती है ना? तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब वो बहते हैं तो तार के एटम से टकराते हैं और इसी टक्कर की वजह से उनका बहाव थोड़ा धीमा पड़ जाता है। बस यही टक्कर रेजिस्टेंस है, एक तरह का इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन। अब सवाल ये है कि ये रुकावट किन चीजों पे डिपेंड करती है? तो मेनली 4 बातें हैं। पहला, तार की लंबाई। जाहिर है, गली जितनी लंबी होगी उतनी ज्यादा मुश्किल होगी, तो लंबा तार ज्यादा रेजिस्टेंस। दूसरा, तार की मोटाई। गली जितनी चौड़ी होगी निकलना उतना आसान होगा, तो मोटा तार कम रेजिस्टेंस। और हाँ, तार किस मटेरियल का बना है और उसका तापमान क्या है, इन बातों से भी बहुत फर्क पड़ता है। और इन सारी बातों को ये एक फॉर्मूला एक साथ ले आता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। ये फॉर्मूला बस यही बताता है कि तार की लंबाई, उसकी मोटाई और वो किस चीज का बना है, ये सब मिलकर कैसे तय करते हैं कि करंट को बहने में कितनी मुश्किल या कितनी आसानी होगी। और आखिर में एक सवाल जो इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ देता है। सोचिए, घर में हर डिवाइस को सॉकेट से एक जैसा 220 वोल्ट का धक्का मिलता है, तो फिर ऐसा कैसे होता है कि उसी सॉकेट पर एक नन्ही सी LED भी जल जाती है और एक बड़ा सा पावरफुल हीटर भी चल जाता है? इसका जवाब है रेजिस्टेंस। यही वो मास्टर चाबी है जो ये कंट्रोल करती है कि किस डिवाइस को कितना करंट चाहिए। और इसी से पता चलता है कि कैसे चार्ज, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस ये चारों मिलकर हमारी असल दुनिया में काम करते हैं।